हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। तो चलिए, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? प्रैक्टिस सेट 7। क्या है? प्रैक्टिस सेट 7। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, महाभारत की कथाएं। ऑप्शन बी, जातक कथाएं। ऑप्शन सी, रामायण की कथाएं। ऑप्शन डी, वेदों की कहानियां। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, जातक कथाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जातक कथाएं। ठीक। चलिए, अगला इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। अजंता गुफाएं के विकास कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुकों द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान और वैनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के शासन के दौरान के यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? देश पांड्य वंश की राजधानी थी कहाँ थी? ऑप्शन ए, गया। ऑप्शन बी, कांचीपुरम। ऑप्शन सी, मदुरई। ऑप्शन डी, द्वार समुद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, मदुरई। क्या हो जाएगा? मदुरई। ऑप्शन सी, मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। ठीक। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है: चोल, चेर, पांड्य राजवंश का। ये 4 राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से रहा है तमिल प्रदेश का। राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरई था। ठीक। अगला क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? ऑप्शन ए, सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर का। ऑप्शन बी, ग्रेनाइट का। ऑप्शन सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का। ऑप्शन डी, सामान्य चट्टाने का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी लेखराज खूबचंद कृपलानी, ऑप्शन डी भक्त विनोद ठाकुर, ऑप्शन डी उपसानी महाराज। उपसनी महाराज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 1893 ईस्वी में विश्व संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक। भारत का आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था। किसके कारण पहुंचा था? स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। ठीक। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास की गति दी। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। कब किया था लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान? 1882 ईस्वी में। ठीक। कौन किया था? मेयो ने। मेयो के द्वारा हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन बी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन सी मानसून सत्र, ऑप्शन डी बजट सत्र। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए ग्रीष्म सत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रीष्म सत्र। ठीक। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद क्या है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। भारतीय संसद में क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति तथा 2 सदन और भी होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? 3। पहला बजट अधिवेशन जो कि फरवरी से मई तक में, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त, शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।
भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल 1992 को संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 जोड़ा गया। 1992 को क्या जोड़ा गया? 24 अप्रैल 1992 को अनुसूची 11 और भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 9 तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? स्वतंत्र भारत में। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। और किसने किया था? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किसके बारे में है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किसके बारे में है? ऑप्शन ए दल बदल विरोधी, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दल बदल विरोधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दल बदल विरोधी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कब? 1985 के द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उसका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1989 में देश ने स्थानीय सरकार निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। ऑप्शन ए क्वेश्चन है 1989 में देश ने स्थानीय सरकार निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी राजा चेलैया समिति, ऑप्शन सी पीके थुंगन समिति, ऑप्शन डी खुसरो समिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीके थुंगन समिति। क्या हो जाएगा? पीके थुंगन समिति। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पीके थुंगन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। कब किया था? 1989 में पीके थुंगन समिति ने। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंध है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी पंचायत संस्थाओं में पद का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? सभी पंचायत संस्थाओं में पद का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/4। क्या होगा इसका आंसर? क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 1/3। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 द्वारा दिए गए पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ऑप्शन ए डैन्यूब, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी राइन। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी वोल्गा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी वोल्गा। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि 3690 किलोमीटर में फैली हुई है। यह नदी वाल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? वाल्दाई सागर से पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गोड के ड्रेनेज बेसिन में स्थित है, जिसकी राजधानी मॉस्को भी शामिल है। ध्यातत्व है कि डैन्यूब नदी की यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, वोल्गा क्या है? वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? डैन्यूब नदी। ठीक, डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। डैन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी सिलीगुड़ी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोलकाता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोलकाता। कहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। क्या है? नागरिक हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक ऑप्शन को चुने जो भिन्न है। क्या? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गन्ना। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चावल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चावल। उपयुक्त विकल्पों में से चावल खाद्यान्न फसल है, जबकि अन्य नकदी फसलें हैं। ये क्या है? खाद्यान्न फसल है चावल, और अन्य क्या है? नकदी फसल है। ये सब जो तीनों था वो क्या था? नकदी फसल था। जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास, आम, ये सब क्या है? नकदी फसल है। और चावल क्या है? खाद्यान्न फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उकाई बांध का निर्माण डेस नदी पर किया गया था। उकाई बांध का निर्माण डेस नदी पर किया गया था। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ताप्ती नदी। ऑप्शन ए ताप्ती नदी। उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। यह गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। ये जो उकाई बांध जो है ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। कब किया गया था इसका निर्माण? 1972 ईस्वी में। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डेस वर्ष है। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष का है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 75। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। हैली की एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी के नग्न आँखों से साफ साफ देखा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था?
जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू किया था। कब किया था फ्रांस ने? 1954 में जीएसटी लागू किया था। ठीक, सबसे पहले किया था और कब किया था? 1954 में। अगला क्वेश्चन, भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी तेलुगु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी बंगाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बंगाली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। 2001 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63% हो गई है। किसका? हिंदी का। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः बंगाली एवं मराठी है। दूसरे स्थान पर कौन है? बंगाली, और तीसरे स्थान पर मराठी। संविधान में 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? संविधान सबसे कम बोले जाने वाली भाषा संस्कृत है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फेडरल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, सबसे अंतिम ऋणदाता बैंकों का कौन कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय मुद्रा प्रणाली के अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक, सरकार बैंक एवं मौद्रिक नीति का संचालक है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक, सरकार बैंक और मौद्रिक नीति का क्या है? संचालक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाता है। जब वाणिज्यिक बैंक तरलता संकट का सामना करते हैं तो भी रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में संबंधित वाणिज्य बैंक को उसकी पात्र प्रतिभूतियों एवं विनिमय पत्रों का गणना करके उन प्रतिभूतियों की गारंटी पर ऋण प्रदान करके ऋण शोधन क्षमता प्रदान करता है तथा वित्तीय आपूर्ति करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के बीच समानता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और वैसाखी। ऑप्शन ए उत्तरी भारत के सभी पर्व हैं। ऑप्शन बी सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई पर है। ऑप्शन सी सभी पर्व जनवरी महीने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी पर्व के नाम फसल के कटाई से संबंधित है। ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई से संबंधित है। ऑप्शन बी। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब और हरियाणा में वैसाखी भी फसल अच्छी होने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 सितंबर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी 3 मार्च। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 3 मार्च। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूजीसी भारत। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूनेस्को। क्या आ जाएगा? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। विज्ञान की लोकप्रियता के लिए कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा लोगों को वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करने में असाधारण कौशल के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। यह 1952 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बीजू पटनायक के द्वारा दिए गए दान के बाद बनाया गया था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश है। ऑप्शन ए 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन बी 5 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन सी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन डी 10 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। क्या आ जाएगा? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए रग्बी, ऑप्शन बी फुट वॉलीबॉल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी एक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग, एक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलो। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी पोलो। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। एजरा कप भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला पोलो टूर्नामेंट है। पहला एजरा कप 1880 में आयोजित किया गया था। पहला एजरा कप कब आयोजित किया गया था? 1880 ईस्वी में आयोजित किया गया था। पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी कोलकाता। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी कोलकाता। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? कोलकाता में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन को प्रसंस्कृत एवं नियंत्रित करती है। ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो। क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जिसमें 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था? 108। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसको पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जय हिंद।